नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कानून, नियम, अधिकार, यही सब है ना। पर ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक सपना भी है। एक बेहतर भारत का सपना जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था। और उस सपने का दिल, उसकी आत्मा बसती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर किसी देश को अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी हो तो उस लिस्ट में क्या होगा? बस ये कि ये मत करो, वो मत करो, सिर्फ नियम कानून? नहीं ना, उसमें भविष्य के लिए कुछ बड़े लक्ष्य भी होंगे, कुछ आदर्श होंगे। हमारे संविधान बनाने वालों ने भी बिल्कुल यही सोचा और संविधान में एक ऐसी ही जबरदस्त लिस्ट तैयार की। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो ये टू डू लिस्ट बनाई, उसे ही हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। मतलब एक पूरा नक्शा जो ये बताता है कि भारत को किस रास्ते पर चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझें तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी हैं, ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं, एक गाइड बुक। और इनका मकसद क्या है? मकसद एक ही है, भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक लोक कल्याणकारी राज्य जहां हर एक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का न्याय मिल सके। तो ये सिद्धांत हमें मिलते कहाँ हैं? हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक। और एक मजेदार बात, इनको बनाने की प्रेरणा हमें मिली थी आयरलैंड के संविधान से, और इन्हें संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने। तो ये कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 बड़े पिलर्स यानी 3 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं। यही वो नींव है जिन पर एक कल्याणकारी राज्य का सपना टिका है। तो पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय। इसका सीधा सा लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, जो सबके लिए बराबर हो, न्यायपूर्ण हो। और देखिए, इन सिद्धांतों में कितनी गहरी बातें कही गई हैं। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करते हैं जहां सबको न्याय मिले। जैसे कि आर्टिकल 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। आर्टिकल 39A में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद की बात है। फिर आर्टिकल 42 ह्यूमेन वर्क कंडीशंस यानी काम करने की बेहतर जगहों और मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करता है। और आर्टिकल 46 में SC ST और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा का निर्देश है। ये सब चीजें मिलकर ही तो सामाजिक न्याय की असली नींव बनाती हैं, है ना? ठीक है, तो ये था पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। ये जुड़ा है कम्युनिटी और गवर्नेंस से, मतलब समुदाय और शासन। ये बताता है कि देश को चलाना कैसे है ताकि शासन असरदार भी हो और सबके साथ इंसाफ भी करे। तो इसका फोकस है एक बेहतर गवर्नेंस सिस्टम पर। ये जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर पावर देने की बात करता है। जैसे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। फिर आर्टिकल 44 एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखता है। और एक बहुत ही जरूरी बात, आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। क्यों? ताकि न्याय हमेशा बिना किसी दबाव के निष्पक्ष हो सके। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, नेशनल एंड ग्लोबल हार्मनी, यानी राष्ट्रीय और वैश्विक सद्भाव। ये सिद्धांत सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं करते, बल्कि ये भारत को पूरी दुनिया के साथ शांति और सौहार्द से रहने का रास्ता भी दिखाते हैं। और देखिए ये विजन कितना बड़ा है। ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण, जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा की बात है। आर्टिकल 49 हमारी ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों को बचाने का निर्देश देता है। और सबसे बढ़कर आर्टिकल 51 भारत को दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मतलब एक ग्लोबल पीस मेकर बनने की राह दिखाता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर अब हम आते हैं इन सिद्धांतों के सबसे दिलचस्प और कहें तो सबसे विरोधाभासी पहलू पर। क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक खूबसूरत सपना हो, एक विजन हो, जिसके पीछे कोई कानूनी ताकत ही ना हो? और यहीं पर एक बड़ा पैराडॉक्स, एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है कि इन सिद्धांतों को किसी भी अदालत में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो कोई नागरिक कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि मेरा ये अधिकार छीना जा रहा है।
पर उसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए फंडामेंटल हैं, मौलिक हैं, और कानून बनाते समय इनको लागू करना सरकार का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। तो सवाल तो उठेगा ही कि अगर ये कानून है ही नहीं, अगर इन्हें कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते, तो फिर इनकी असली पावर क्या है? ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इनका ज़मीन पर कोई असर भी होता है? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक सिद्धांत एक असली कानून में बदल जाता है, क्योंकि इनकी असली ताकत, इनकी रियल पावर यहीं छिपी है। देखिए, इनकी असली पावर कानूनी नहीं है, बल्कि ये मॉरल और पॉलिटिकल है, नैतिक और राजनीतिक। ये एक तरह से नॉर्थ स्टार की तरह हैं, ध्रुव तारे की तरह, जो हमेशा सरकारों को रास्ता दिखाते हैं कि जाना किधर है। और ये आम जनता के हाथ में भी एक पैमाना देते हैं, जिससे ये परखा जा सके कि कोई सरकार देश को सही दिशा में ले जा रही है या नहीं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब साफ हो जाएगा। स्टेप 1, संविधान में एक सिद्धांत है, आर्टिकल 48A, जो कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है। स्टेप 2, अब इसी सिद्धांत से प्रेरणा लेकर हमारी संसद 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास करती है। और स्टेप 3, इसका नतीजा आज हम पूरे देश में जो इतने सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज देखते हैं, वो सब इसी सोच का, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नतीजा है। देखा कैसे एक सिद्धांत ने एक इतने बड़े और मजबूत कानून को जन्म दिया। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे संविधान की अंतरात्मा हैं, उसकी कॉन्शियंस है। ये खुद कानून भले ना हो, लेकिन ये कानून को जन्म देते हैं, उसे सही दिशा दिखाते हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे आदर्श क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज के भारत को देखते हुए इन सभी सिद्धांतों में से सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा लगता है? क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या पर्यावरण का संरक्षण, या फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय? इस पर सोचिएगा जरूर।